गुड मॉर्निंग छात्रों। डी फोकस क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको सुख समृद्धि और सफलता प्रदान करें और जीवन में आप आगे बढ़ें। छात्रों, आज की वीडियो कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है, मैथ और रीजनिंग से कुछ अलग है और एक ऐसी टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हम और आप अपने जीवन में रोज़ देखते हैं, अपने पॉकेट में लेकर के चलते हैं, अपने साथ लेकर के घूमते हैं, जहाँ तहाँ ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स क्या हैं और क्या इनके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको आज हम लोग देखेंगे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं, हम लोग आज बात करने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। मेमोरी यूनिट जिसकी उपज कंप्यूटर से हुई, लेकिन आज इसकी पैठ हमारे जीवन के हर भाग में है। हम मेमोरी से इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि हर जगह पर हमारे पास मेमोरी का आज महत्व हो गया है जीवन में। फ़ोन खरीदने जाना हो तो हम मेमोरी के बारे में सोचते हैं, रैम और रोम के बारे में सोचते हैं। कंप्यूटर खरीदने जाना हो तो वहाँ पर हम लोग रैम और रोम के बारे में सोचते हैं। और भी डिजिटल डिवाइसेस, टैबलेट, पेन ड्राइव खरीदने जाते हैं या एमएमसी कार्ड खरीदने जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर मेमोरी कार्ड, मेमोरी के बारे में सोचते हैं। तो बेसिकली ये डिजिटल मेमोरी क्या है और ये डिजिटल क्रांति में इस डिजिटल मेमोरी ने कितना ज़्यादा परिवर्तन लाया है, उन सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स को आज हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थोड़ा डिफरेंट और मज़ेदार, मज़ा लेके पढ़िएगा। आज का टॉपिक है मेमोरी। हिंदी में कहेंगे इसको स्मृति, बट हिंदी में पॉपुलर नहीं है बच्चों, आप मेमोरी ही याद रखिए इसका। मेमोरी याद रखेंगे तो ये ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो इससे पहले कि हम मेमोरी को पढ़ें, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डी फोकस क्लासेस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंप्यूटर्स के वीडियोस भी आपके लिए लाता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी और रेलवे में तो अभी बहुतायत में कंप्यूटर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, एक दो पूछे जाते हैं, लेकिन बैंकिंग के पैटर्न में आज भी 20-20, 25-25 कंप्यूटर के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आपको इसको जानने से कंप्यूटर के सवाल जो अगर आपके एग्ज़ाम्स में पूछते हैं तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको गहरी जानकारी होगी, एक नॉर्मल जानकारी होगी मेमोरी के बारे में, मेमोरी यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चों कि मेमोरी, डिजिटल मेमोरी क्या है। तो डिजिटल मेमोरी एक डिजिटल स्पेस है, एक टेक्निकल स्पेस है जो कि हमें किसी डेटा को, सूचना को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की फैसिलिटी देती है। वो मेमोरी चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी से बनी हुई हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसकी कोई भी कैपेसिटी हो, लेकिन सबका काम एक ही है, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, किसी भी फॉर्मेट में स्टोर करना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेमोरी प्राइमरीली कितने टाइप का होता है। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, एकदम 2 टाइप का मेमोरी होता है। 2 टाइप का, सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम है प्राइमरी मेमोरी और दूसरे का नाम है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब ये समझिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी को समझना बहुत ही आसान है बच्चों। एक सीधा साधा सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी वही चीज़ होता है जिसके बिना काम ना चले, और सेकेंडरी वो चीज़ होता है जिसके बिना भी काम चल जाए, ठीक है। प्राइमरी वो चीज़ होता है जिसके बिना काम ना चले और सेकेंडरी वो चीज़ होती है जिसके बिना काम चल सकता है। जैसे आपके जीवन में और रोज़ कुछ ऐसी बातें होती है जिसके बिना आपका काम नहीं चलता, जैसे खाना, वो आपका प्राइमरी नेसेसिटी है, और आपका फ़ोन चलाना वो सेकेंडरी नेसेसिटी है, वो आवश्यक नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर या किसी डिजिटल डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी हो,
बिना उसके वो कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं हो सकता। कंप्यूटर या कोई भी डिजिटल डिवाइस, आपका फ़ोन जिस मेमोरी के बिना ऑपरेट ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता, वो प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। और जिसके बिना, जो आपकी मर्ज़ी पर आप उसे लगाएं या ना लगाएं, लेकिन उसके बिना आपके डिजिटल डिवाइस का ऑपरेशन नहीं रुकने वाला है, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है। सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है। प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर की बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी में रैम आ जाता है और रोम आ जाता है। रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी ये वगैरह वगैरह जो होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल होते हैं। इसके साथ आपका पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, जितने भी एमएमसी कार्ड्स हैं और जितने भी मल्टीमीडिया डिवाइसेस आजकल हैं वो सारे सेकेंडरी डिवाइसेस हैं, क्योंकि उनके बिना भी काम चल सकता है। किसी भी डिवाइस में जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो उसका होना ज़रूरी होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो आप पर डिपेंड करता है। आप उसे चाहें तो लगा लें, ना चाहें तो ना लगाएं, उससे उसके वर्किंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये हो गया एक डिवीज़न हमारा उसके इम्पोर्टेंस के बेसिस पर, उसके यूज़ के बेसिस पर। साथ ही हम मेमोरी को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। उनके डेटा के स्थायित्व के, उनके स्टोरेज के स्थायित्व के बारे में भी दो तरीके से इसको बांट सकते हैं, और वो है वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरी में भी बांट सकते हैं हम इन स्टोरेज को, मेमोरीज को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वो जो था प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, वो ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, इम्पोर्टेंस था। लेकिन ये जो मेमोरी का कैटेगराइजेशन है वो इस बेसिस पर है कि वो स्थायी कितना है डाटा किसमें, इसके बेसिस पर है। तो ऐसा कोई मेमोरी डिवाइस, ऐसा कोई मेमोरी यूनिट जिसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो, जब तक उसमें काम हो रहा हो, जब तक उसमें एनर्जी मिल रही हो, तब तक अगर वो डाटा को स्टोर कर पाए, और जैसे उसको एनर्जी मिलनी बंद हो जाए, जैसे ही उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी बंद हो जाए और वो अपने सारे डेटा को लॉस कर दे, तो ऐसा मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है। ऐसा मेमोरी वो तभी तक काम करे जब तक कि उसमें इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती रहे, जब तक उसमें एनर्जी की सप्लाई होती रहे, तब तक वो स्टोरेज कर सके। तो ऐसा स्टोरेज आपको वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है। जैसे ही लाइन ख़त्म, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म, इसका मेमोरी ख़त्म, सारा डिलीट हो गया, सारा ख़त्म, इरेज हो गया। लेकिन नॉन वोलाटाइल मेमोरी, और इन द कॉन्ट्रास्ट, नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जो एक परमानेंट स्टोरेज है, चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाए या ना जाए, वो एक बार स्टोर कर चुका, तो जब तक आप उसे इरेज ना करें, खुद से डिलीट ना करें, रिमूव ना करें, तब तक वो डिलीट नहीं होने वाला। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल है रैम। इस रैम में तभी तक काम होता है, ये रैम को कहा जाता है वर्किंग मेमोरी। आप जब तक वर्क कर रहे हैं तब तक ये इसमें स्टोर रहता है, और जैसे ही आपने इसे क्लोज़ किया, किसी एप्लीकेशन को क्लोज़ किया, तो आपको क्या होगा कि इसकी सारी मेमोरी लॉस कर जाएगी, फिर दोबारा आप इसको नहीं पा सकेंगे। पर जैसे ही आप इसको सेव कर देते हैं, तो सेव कर देने से ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी जो परमानेंट मेमोरी है, जिसमें एक बार स्टोर कर दो तो आपके डिलीट किए बिना या रिमूव किए बिना, इरेज किए बिना वो वहाँ से नहीं हटता, वो परमानेंटली उसको स्टोर करता है। तो वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी, इसमें आपको HDD आता है, CD, DVD और फ्लैश ड्राइव, आपका पेन ड्राइव या आपका मेमोरी कार्ड, सारा इसमें आता है। आपने देखा ना, फ़ोन में आप कुछ स्टोर कर लो या फिर आप कोई काम करते रहो, अगर उसको सेव नहीं किया तो क्या होगा कि वो दूसरी बार जब आप उसे खोलेंगे तो फिर वो आपको डिस्प्ले नहीं होगा, फिर आपका काम सारा बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब आपने उसको सेव किया, तो सेव करने का मतलब ये कि उसे रैम यानी कि वर्किंग मेमोरी से हटा करके परमानेंट मेमोरी के बीच ट्रांसफ़र कर देना, और वो ट्रांसफ़र हो गया तो अब वो परमानेंटली आपके लिए अवेलेबल होगा। आप जब भी उसको खोलना चाहें तब आप उसको खोल सकते हैं। ये कैटेगरी था
कि आप मेमोरी में स्टोरेज को कितना स्थायित्व है, उसके आधार पे इस मेमोरी को 2 कैटेगरी से बांट सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेमोरी में बहुत जो नाम टर्मिनोलॉजी सुनते हैं उसके बारे में कुछ जानते हैं कि मेमोरी से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम लोग मेमोरी में सुनते हैं, मेमोरी में हर बार सुनते हैं रैम के बारे में। रैम क्या है? रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? तो आपको इसको समझना है कि प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, किसी भी कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस के प्रोसेसर की जो स्पीड होती है, अगर वो हार्ड डिस्क टाइप के स्लो डिवाइसेस से, मेमोरी से अगर वो अपना डाटा निकाल कर काम करना चाहे, वर्क परफॉर्म करना चाहे, टास्क परफॉर्म करना चाहे, तो उसको निकालने और उसमें राइट करने में इतना देर लग जाएगा कि कंप्यूटर बहुत ही स्लो हो जाएगा और कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की जो कैपेसिटी है उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। खास उसी तरीके से अगर एक बहुत ही दक्ष कारीगर हो और उसके पास मजदूर सब सुस्त मजदूर आ जाएं तो घर तो स्पीड नहीं बनने वाला है। यानी कि दक्ष कारीगर को दक्ष मजदूर भी चाहिए। तो ये उसको डाटा देने वाला थोड़ी ज़्यादा दक्षता से रैंडम, इसीलिए वर्किंग मेमोरी कहते हैं, क्योंकि वर्क के टाइम में ये एक्टिवेट होता है और प्रोसेसर को जो मेमोरी की डाटा की ज़रूरत आपको परमानेंट मेमोरी से होती है, जहाँ से वो आसानी से निकलता है, वो सब यहाँ पर कैप्चर करके रखता है उसको, और ज़रूरत पड़ने पर वो प्रोसेसर को यानी कारीगर को देता है। इससे हमारा स्पीड स्लो हो जाता है और जो सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। सीपीयू के स्पीड का, सीपीयू के परफॉर्मेंस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो पाता है, जिससे आप क्या करते हैं, कम टाइम में अच्छे काम, ज़्यादा परफेक्ट काम कर पाते हैं। इसका नाम से ही देखिए जाहिर है, रैंडम एक्सेस। रैंडम मतलब जब चाहो तब। रैंडम का मतलब ही है जब चाहो तब। तो यानी रैंडम एक्सेस, जब चाहो तब निकाल लो मेमोरी। इसका हिंदी में नाम हो गया जब चाहो तब निकाल लो मेमोरी। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले जाओगे, दरवाज़ा ठकठकाओगे, लोग मिलेगा नहीं मिलेगा खोजोगे, वो कुछ इसका दिक्कत नहीं है। इसमें सब कुछ उपलब्ध है। प्रोसेसर को जब चाहिए कोई डाटा वो जब चाहे तब निकाल सकता है। यानी इसका नाम ही देखिए, नाम का हिंदी करेंगे तो क्या आएगा, जब चाहो तब निकाल लो मेमोरी। जब चाहो तब निकाल लो मेमोरी, रैम। ठीक है, अब ये रैम जो है, आजकल जो रैम आ रहे हैं उसका टेक्नोलॉजी है DDR1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, DDR4, 5, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है इसका। अब बात करते हैं रोम के बारे में। तो रोम जो है क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए नाम में बहुत कुछ रखा है, बस समझने चाहे आदमी तो बहुत कुछ समझ सकता है। रीड ओनली, जिससे आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। यानी आप उसमें कुछ चेंज करना चाहें, जैसे कि आप अपने किसी फाइल में, किसी कॉपी में अगर कुछ सुधारना चाहें तो आप सुधार सकते हैं। वहाँ पर आपका रीड ओनली नहीं है, आप चाहें तो सुधार सकते हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में कुछ सुधरने लायक होता है, कुछ सुधरने लायक नहीं होता है। यहाँ पर रोम में एक ऐसा मेमोरी है जहाँ पर एक बार जो लिख दिया गया, दोबारा फिर उसको किसी भी विधि से चेंज नहीं किया जा सकता है, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं। और इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इसकी उपयोगिता इसलिए है क्योंकि इस मेमोरी का यूज़ कंप्यूटर स्टार्ट होने के लिए करता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ऐसा होता है कि बल्ब की तरह से उसका स्विच ऑन किया और कंप्यूटर ऑन हो गया। जैसे ही आप कंप्यूटर का पावर का बटन ऑन करते हैं तो बीच में वो बहुत सारे फाइल्स को लोड करता है, बहुत सारा अपने सेटिंग एनवायरनमेंट को सेट करता है। इस दौरान के प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। और उस बूटिंग के दौरान जो नेसेसरी फाइल्स हैं कि हार्ड डिस्क से नहीं आते, बल्कि शुरुआत जो होती है वो रोम से होती है। अगर इसमें डाटा बदल गया, रीड ओनली होना इसको ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें डाटा बदल गया तो फिर वो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो। तो उसका प्रोग्राम फिक्स होना चाहिए, इसलिए उसको रोम में रखा जाता है। बेसिकली ये भी एक सेमीकंडक्टर टाइप का मेमोरी है, जो कि हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में या हमारे डिवाइस के मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है। यही स्टार्ट करता है किसी भी कंप्यूटर या किसी डिजिटल डिवाइस को।
ये रोम जो है, रोम की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हुई है और उससे आपको पता चलेगा कि रोम के बाद एक प्रोम आया जिसमें कि प्रोग्रामेबल, पी का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल का मतलब है कि जहाँ पर आप थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर सकें, अपने सुविधा के अनुसार चेंजिंग कर सकें। जैसे आप जो थीम बदल लेते हैं उससे प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ता, तो उसी प्रकार से छोटे मोटे बदलाव आप अपने कंप्यूटर में कर सकें। जैसे आप बायोस के बारे में अगर जानते हो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो वो प्रोम का ही एक उदाहरण है। इसके बाद इससे भी एक थोड़ी इन्हांस टेक्नोलॉजी आई, ई प्रोम, जिसका मतलब है, प्रोम का मतलब तो आप जानते ही हैं, पिछले तरीके से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, इरेज किया जा सकने वाला, जिसे हम इरेज भी कर सकें, मिटा भी सकें। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ज़्यादा टेक्नोलॉजी हांस हुई तो आज चल रहा है डबल ई प्रोम। डबल ई प्रोम, जहाँ एक और जो ई आ गया एक्स्ट्रा, उसका मतलब है इलेक्ट्रिकली। अब देखिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये इसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हम लोग फ्लैश ड्राइव्स पे चले आए, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। अभी आप देखिए, रैम हो या रोम हो, ये दोनों सेमीकंडक्टर मेमोरी है, यानी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। अब बात करेंगे इस रैम और रोम के बाद परमानेंट स्टोरेज की बात करेंगे। परमानेंट स्टोरेज क्या है? अब परमानेंट स्टोरेज हम किस तरह से करते हैं? परमानेंट स्टोरेज के लिए सबसे पहले हम लोग सबसे पॉपुलर जो है, सबसे पहला और सबसे पॉपुलर जो है, और वो है HD, यानी हार्ड डिस्क। और बहुत ही पुराना, बहुत ही पॉपुलर है हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क को चलाने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये हार्ड डिस्क एक एल्युमिनियम का बना हुआ पतला सा प्लेटर होता है, गोल चक्री होती है, जिसके बीच में स्पिन करने के लिए, रोटेशन करने के लिए हेड लगा होता है। और इसको पढ़ने के लिए, इसके डाटा को पढ़ने के लिए एक हेड इस पे होता है, जो उसको ट्रैक्स और सेक्टर्स में बांट करके उसको पढ़ता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको इसमें बता दूं, ये हार्ड डिस्क आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला परमानेंट मेमोरी स्टोरेज है। और ये हार्ड डिस्क मैग्नेटिक तरीके से डाटा को स्टोर करता है। मैग्नेटिक तरीके से कैसे करेगा? तो मैग्नेटिक पोल्स के माध्यम से, पोलराइजेशन के माध्यम से, पोलराइजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण के माध्यम से ये बाइनरी डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, HDD। और आजकल 1 TB 2 TB के हार्ड डिस्क हमको मिलने लगे हैं। ठीक है, ऐसा है इसका सेटअप कि कौन नहीं जानता हार्ड डिस्क के बारे में। आजकल तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी आने लगे हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वो जो आराम से पैकेट में ले लो, कहीं पे निकल लो, किसी और सिस्टम में बाहर से लगाओ, बस आपका वो सारा डाटा आपको मिल जाएगा। पहले लेकिन ज़्यादा यूज़ में आता था वो इंटरनल हार्ड ड्राइव था, जो CPU के भीतर लगा हुआ है, जिसको बाहर निकालना और उसको यूज़ करना संभव नहीं था। प्लग एंड प्ले नहीं था, मतलब लगाओ और काम करने लगे, उस तरह का प्लग एंड प्ले नहीं था। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आने से वो छोटा भी हो गया, और साथ ही साथ क्या हुआ कि वो प्लग एंड प्ले है, कहीं जाओ कहीं पे यूज़ कर लो। दूसरा हम लोग बात करेंगे, अगले में चलते हैं हम लोग CD या DVD ड्राइव के बारे में। CBD या DVD ड्राइव आजकल तो प्रचलन में कम होना शुरू हो गया है, लोग इसका प्रचलन अब नहीं रखने लगे हैं। पुराने हमारे सिस्टम्स में आते थे, और इस CD और DVD को आप आज से नहीं पहचानते हैं, जब से कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी आपके सामने नहीं थी, उस टाइम से CD और DVD हमारे साथ चल रही थी। एक CD और DVD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका नाम है। CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का पूरा नाम है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वीडियो मत कहिएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD का पूरा नाम है। और ये CD और DVD ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी है, मैग्नेटिक। मैंने इसके बारे में क्या बताया कि ये हार्ड ड्राइव जो होता है
वो मैग्नेटिक मेमोरी, यानी इसका जो टेक्नोलॉजी है वो मैग्नेटिक है। इस पर मैग्नेटिक फेरस ऑक्साइड की कोटिंग होती है, उसमें पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है, जिससे कि डाटा को स्टोर किया जाता है उसी के फॉर्म में। यहाँ पर ये ऑप्टिकल मेमोरी है, यानी कि ऑप्टिकल मेमोरी उसको कहते हैं जिसको लेजर से पढ़ा जा सके और लिखा जा सके, लेजर टेक्नोलॉजी से पढ़ा जा सके और लिखा जा सके। लेजर पिट्स रिफ्लेक्ट, अगर कहीं पिट्स होते हैं, अगर लेजर उससे रिफ्लेक्ट कर गया तो वहाँ पर उनको 0 मान सकते हैं, नहीं रिफ्लेक्ट किया तो 1 मान सकते हैं। इस तरीके से बाइनरी डाटा को ये स्टोर करता है, इसको ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है। आप जहाँ भी देखेंगे कि लेज़र से, किसी भी डिवाइस में अगर लेज़र से रीडिंग हो रही है या राइटिंग हो रही है तो वो ऑप्टिकल मेमोरी कहलाती है। इसमें भी टेक्नोलॉजी जो थी, पहले सिर्फ CDR आता था। CDR नाम से ही जाए, CDR का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, एक बार लिखा जा सकता है। CD को एक बार रिकॉर्ड कीजिए, दोबारा फिर उसमें कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन बाद में CD-RW या DVD-RW भी आने लगा, जिसमें आप एक बार लिख दिए फिर दोबारा इरेज करके आप चाहें तो उसमें दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहा नहीं। ये CD और DVD का जो टेक्नोलॉजी था चला तो बहुत दिन, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। अब सबसे ज़्यादा अब हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके पास भी अभी है, आपके हाथ में अभी है, वैसे स्टोरेज की बात करने वाले हैं जो आपके अभी हाथ में रखा हुआ, आप जहां देख रहे हैं, चाहे आप मोबाइल से देख रहे हो चाहे कंप्यूटर से देख रहे हो, आपके पास ये मेमोरी जरूर है, आपकी दुनिया में समाहित है, आपने इस पर पूरा भरोसा कर लिया है, आपकी दुनिया का हर राज इसके पास है। वो है आपका, जो मैं अब बताने जा रहा हूं, और उसका नाम है, जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। उसका नाम है सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया क्योंकि इसका रोल भी तो बड़ा है हमारे लाइफ में। सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी ने आकर के पूरे मेमोरी के टेक्नोलॉजी को बदल दिया। वो सेमीकंडक्टर मेमोरी छोटे छोटे चिप्स में बड़े बड़े स्पेस, बड़ी बड़ी कैपेसिटी आपके पास भी है। मेमोरी कार्ड के रूप में पहले हुआ करती थी, आजकल रोम के रूप में आपके फ़ोन में उपलब्ध है, पेन ड्राइव के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको कैमरा में मल्टीमीडिया कार्ड के रूप में, MMC कार्ड के रूप में यूज़ करते हैं। आपके पास चारों तरफ ढेरों भरे हुए हैं, ढेरों रूप में भरे हुए सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये सेमीकंडक्टर मेमोरी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। सिलिकॉन, जर्मेनियम टाइप्स जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं उनसे बना होता है, इसलिए इसका नाम सेमीकंडक्टर मेमोरी कहा जाता है। और ये जो मेमोरी होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट, रिलायबल और ड्यूरेबल होती है। फास्ट का मतलब स्पीड में काम करती है, रिलायबल का मतलब आसानी से निकाल लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और तीसरा है ड्यूरेबल, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में भी इसे बड़ा आसान होता है। छोटे छोटे स्टिक्स, 128 GB, 256 GB, 1 TB का छोटा छोटा आपको पेन ड्राइव मिल जाएगा। तो इसमें कौन कौन चीज़ आने वाले हैं? हमारा MMC कार्ड आने वाला है जो कैमरा में यूज होता है, MMC कार्ड। हमारा मिनी SD, माइक्रो SD, मिनी SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड इसी टाइप का है जो हम लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं या अपने डिवाइसेस में मेमोरी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके साथ आपका SSD भी इसी टेक्नोलॉजी का है। SSD मेमोरी जो आ रहा है वो भी सेमीकंडक्टर टाइप का मेमोरी है, जिसमें आप अब ज़्यादा स्पेस, 1 TB तक का स्पेस आने लगा SSD में। और इसके साथ पेन ड्राइव भी इसी टाइप का मेमोरी है। यानी कि हम लोग ज़्यादा करके जो यूज़ करते हैं ना अपने जीवन में, जिसको चारों तरफ भर लिया है हमने, उसके ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो चुके हैं। अब वो नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, ऐसा वाला बात हो गया। इसके बिना अब हम जी नहीं सकते, ये वाली बात इन सब के साथ हो गई। इतना लगाव हो गया इन लोग से कि अब इनके बिना जीना मुश्किल है। सेमीकंडक्टर मेमोरी अब हमारे पास चारों तरफ से हमें घेर चुका है। अगर हम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी हमारे सारे राज खोल सकता है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी हमारे सारे राज को छुपा कर रखता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतना ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है और इसका साइज़ इतना छोटा है कि ईजी टू यूज़, रिलायबल, फास्ट एंड वेरी स्मॉल। यही इसका फीचर है जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और आज भी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है।
मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई ऐसा बच्चा होगा हमारे बीच में जिसने सेमीकंडक्टर मेमोरी ना तो देखा होगा और ना यूज़ किया होगा। सब लोग देखते हैं, सब लोग रोज़ यूज़ करते हैं। आपके हाथ में भी अभी है सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो वो चल रहा है सेमीकंडक्टर मेमोरीज में कोई एक टाइप। ये सब एक ही तरह के कार्ड से बने हुए हैं, एक ही तरह के चिप से बने हुए हैं, अलग अलग साइज में, अलग अलग कैपेसिटी में बने हुए हैं, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी के ही कैटेगरी में रखा जाता है। अब आप देखिए कि आपने बहुत बार जो सुना कि कैपेसिटी मैंने बहुत बार बोल दिया कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी? क्या लड़ने की कैपेसिटी? किस चीज़ की कैपेसिटी? तो स्टोरेज क्या कर सकता है? एक आपको झोला दिया जाए छोटा सा, एक झोला दिया जाए बड़ा सा, आप उसकी कैपेसिटी में क्या बोलिएगा? ये 5 किलो इसमें आ सकता है, इसमें 10 किलो आ सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है। इसी तरह से मेमोरी की कैपेसिटी क्या हो सकती है कि वो कितना ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है। ज़्यादा कैपेसिटी उस मेमोरी की होगी जो ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता होगा। और हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं इसके यूनिट को, उसके स्टोरेज को। जैसे हमने किलो में नापा झोला का, जो हमारा बैग था उसका जो हमने कैपेसिटी नापा वो केजी में नापा। इसी तरह से हमारे स्टोरेज के कैपेसिटी को नापने के लिए कि वो कितना डाटा को स्टोर कर सकता है, हमारे पास यूनिट्स हैं। हम अब बात करेंगे स्टोरेज यूनिट्स की, मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स की। ठीक है, स्टोरेज यूनिट्स यानी मात्रक। स्मृति के मात्रक क्या है? स्मृति के मात्रक, उनकी क्षमता के मात्रक। सबसे छोटा यूनिट जो होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है बिट। बिट का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। बिट बना है बाइनरी डिजिट से, यहाँ BI ले लिया, यहाँ पर T ले लिया, बिट। इसमें बाइनरी डिजिट में आप जानते हैं कि जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं। ऑन ऑफ, यस नो, हाँ ना, इस टाइप के डाटा पे वर्क करते हैं। वो 5 6 7 8 9 10 कुछ भी नहीं जानते हैं। वो हम अपनी भाषा, वो हमारी भाषा को नहीं समझता। वो सिर्फ सिग्नल की, इलेक्ट्रिक सिग्नल की भाषा समझता है। जो यस और नो में जवाब दे सके वो भाषा समझता है। आपने देखा कि हार्ड डिस्क में भी पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ऑप्टिकल मेमोरी में भी रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन, और इसी तरह से आप सेमीकंडक्टर मेमोरी में बबल्स, नो बबल्स, इस तरह के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है। तो एक 0 या एक 1 को बाइनरी डिजिट यानी कि बिट कहा जाता है। अब उसमें से 8 बिट्स जब एक साथ मिलेंगे तो बाइट बनेगा। क्या बनेगा? बाइट। एक बाइट बनेगा। 8 बिट मिलेगा तो एक बाइट बनेगा। बाइट जिसको हम लोग B कहते हैं, बाइट। और अगर 1024, याद रखिएगा 1024, ये 1024 हर बार इसलिए होता है क्योंकि 1024 2 पे पावर 10 होता है। यहाँ 2 कहाँ से आया? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स हैं, उसका जो बेस है, आधार है, वो 2 है, इसलिए यहाँ पर ये 2 उस नंबर सिस्टम के नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि उसका बेस है। और उस पर पावर 10 अगर लगाएं तो 1024 बाइट्स जब एक साथ मिलते हैं तो किलो बाइट बनता है। किलो बाइट जिसको हम लोग कहते हैं KB। इसी प्रकार से फिर से 1024 KB को मिला दें तो एक मेगाबाइट बनता है। मेगाबाइट, ये सब स्पेस का नाम है, स्टोरेज स्पेस का। कौन है जो यूज नहीं किया? कोई बताए कमेंट करके जिसने कि MB KB के बारे में कभी नहीं सुना, या फिर वो बताएं जो कि आपने जो टीवी से बाहर कुछ सुना हो। टीवी से आगे अगर किसी ने सुना हो, जानते हो कि टीवी के बाद क्या होता है, टेराबाइट तक अभी सब जान चुके हैं, उसके बाद क्या होता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट, अगर 1024 मेगाबाइट एक साथ मिला दिया जाए तो बनेगा एक, बताइए क्या बनेगा? गीगाबाइट। उसके बाद बनता है एक गीगाबाइट जिसको हम लोग GB बोलते हैं। 5 GB, 4 GB, 10 GB, 1 GB, बड़ा बोल लेते हैं आजकल। बच्चा, बूढ़ा, जवान सब बोले GB MB, लेकिन किसी को नहीं पता कि GB MB आखिरकार है क्या। तो ये स्टोरेज यूनिट है बच्चों, बिल्कुल स्टोरेज यूनिट है और कुछ भी नहीं है। कितना मेमोरी स्टोर कर सकता है, कितना डाटा स्टोर कर सकता है, इसका ये कैपेसिटी है। फिर अगर 1024 यानी 1024 GB को एक साथ मिला दिया जाए तब बनता है टेराबाइट। टेराबाइट, अभी TB जिसको बोलेंगे TB,
ये अभी 1 टीबी तक का हार्ड डिस्क आ रहा है, 1 टीबी का एसएसडी स्टोरेज आ रहा है। ये सब बातें आप सुनते होंगे। अब बारी आई है आप लोगों की। क्या आपने लिखा? आपको पता है कि टेराबाइट के बाद क्या होगा? अगर 1024 टीबी का हो गया तो उसको क्या कहेंगे? तो उसके लिए आप विशेष नोट करके रख लीजिए कि 1024 जब टेराबाइट हो जाएगा तो उसका नाम होगा एक्साबाइट। एक्साबाइट, एक्साबाइट, और उसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे ईबी। क्या बोलेंगे? ईबी। तो ये थी हमारी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। ये मेमोरी को, स्टोरेज को कितना है, कम है, ज़्यादा है, ये नापने के लिए। आप सभी को फिर से एक बार दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूं। आशा है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के पास जाकर के इस चैनल और इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए ताकि वो भी सब कुछ जान सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।